नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और ऐसे ही तख्तियां बनाने वालों के हाथों में सर सैयद ने कलम देने का फैसला किया, जो सबसे पहले एक मदरसे की शक्ल में नजर आया। 1877 में कॉलेज की शक्ल ली। 1898 में सर सैयद का इंतकाल हो गया, लेकिन सर सैयद का मिशन जिंदा रहा। 14 सितंबर 1920 में AMU एक्ट 1920 इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौर में पास हुआ और 1 दिसंबर 1920 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में यह यूनिवर्सिटी करीब 450 हेक्टेयर के इलाके में फैली हुई है, जहां आज 300 से ज्यादा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। देश विदेश के करीब 37,000 छात्र पढ़ते हैं और भारत सरकार की NIRF रैंकिंग में टॉप 20 में यह यूनिवर्सिटी शामिल होती है। लेकिन मुसलमानों को यहां कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। जहां से पहले ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद हुए, तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट के तौर पर रमाकांत का नाम आता है। आजाद हिंदुस्तान में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ चलती रही, लेकिन 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट में बड़े बदलाव किए गए। उस वक्त MC चागला भारत के शिक्षा मंत्री थे। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई और अजीज बाशा ने यह चुनौती दी। उनकी याचिका खारिज कर दी गई। उस वक्त से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टेटस का मामला अदालतों में है। करीब 57 बरस के बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने अपने एक पुराने फैसले को खुद पलट दिया है, लेकिन AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर आखिरी फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन इस फैसले के क्या मायने हैं और इससे क्या कुछ बदलने वाला है, यही आज बात होगी। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान हैं, उनसे आपकी पहले मुलाकात करवाते हैं। मुदस्सिर हयात साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली NCR ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई। और 1999 में AMU यूनियन के नायब सदर भी रहे हैं और पार्टी भी हैं आप सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की। उसके बाद एजाज मकबूल साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले के साथ शुरुआत से वो जुड़े रहे हैं। और बहुत ही खास शख्सियत नसीम अहमद साहब हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन एक और खास बात जो इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नसीम अहमद साहब ने पढ़ाई की और फिर वहां पढ़ाया, फिर वहीं अलीगढ़ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे, IAS भी बने, अलग अलग शहरों में DM के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई और फिर AMU के VC के तौर पर भी काम किया। और 2005 से जो एक मामला खास तौर से चला AMU का, उससे सीधे तौर पर नसीम साहब की वाबस्तगी, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन शारिक अब्बासी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, AMU एलमनाई हैं और संविधान के जानकार हैं। आप सबसे हम बातों की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ और बातें जरा दर्शकों को बताते हैं। सच्चर कमेटी जैसी कई रिपोर्ट्स मुसलमानों के हालात के बारे में बताती है। पढ़ाई लिखाई में मुसलमानों के हालात और भी खराब हैं, यह भी बताया गया। हायर एजुकेशन के मामले में तो हालात और भी बदतर हैं। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टेटस का मुद्दा क्यों अहम है? माइनॉरिटी स्टेटस से क्या फायदा होगा? इसे लेकर राजनीति भी खूब होती रही है और सबसे बड़ी बात जो कही जाती रही कि यहां पर दलितों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या बदलने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एजाज मकबूल साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि यह जो फैसला आया है 4-3 के रेशियो में, जो 4 जजेस हैं वो फैसला ये दे रहे हैं कि ये माइनॉरिटी स्टेटस इसका ठीक है, हालांकि अभी उसको बहाल होने में वक्त लगेगा, लेकिन 3 जज जो इसके खिलाफ हैं वो क्या दलील दे रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, पहले ज़रूरी बात तो ये है कि मैं पहले अपने बानिए दरसगाह के लिए एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और उनके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सींचा है इसे खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाकर इस अंदाज का मैं खाना बना है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। द एंटायर लीगल जेनेसिस इस केस का हम पहले आपको एक ब्रॉडली समझा देते हैं कि जैसे आपने अपनी बात में कहा कि इट स्टार्टेड विथ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड इन 1920 इट बिकेम एन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमारी प्रॉब्लम ये है जो आज 7 जजेस बेंच ने उसको क्लियर कर दिया। 1967 का अजीज़ बादशाह का जजमेंट आया और उन्होंने इसको, पहले तो उसके पैरा 3 और 4 को देखिए, उन्होंने सारी बातें कही कि हाउ
Mohammedan Anglo-Oriental College was converted into Aligarh Muslim University और क्या क्या contribution community ने दिया और कैसे वो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। अजीज बादशाह का जजमेंट जब 1967 में आया, उसने इरोनियसली ये होल्ड किया कि जब कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, then it ceases to be a minority institution and it will not get the protection under Article 30 of the Constitution of India, which is a fundamental right guaranteed when our Indian Constitution was enacted in the year 1950. हिंदी में करके बताइए तो हमारी ऑडियंस के लिए आसानी हो। अच्छा, तो हम ये जो एक लेजिस्लेशन के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, मतलब वो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसमें अजीज बादशाह ने एरोनियसली गलत तरीके से ये होल्ड किया कि जब कोई यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के जरिए बनती है तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म हो जाता है। माइनॉरिटी जिन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया वो उसको सरेंडर कर देते हैं। दैट पर्टिकुलर व्यू वाज अजीज़ बादशाह जजमेंट में ये व्यू लिया गया। फ्राइडे को जो हमारा 7 जजेस बेंच है उसमें 4 जजेस हैव टेकन अ मेजॉरिटी व्यू एंड दे हैव, उन्होंने अब ये फैसला दिया है और इसको आप 7 जजेस का फैसला मानिए। 3 जजेस ने उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है वो ये कहता है कि अजीज बादशाह का जजमेंट गलत था। इवन अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल रिटेन इट्स, अपने माइनॉरिटी स्टेटस को रिटेन करेगी अगर वो इवन अगर वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेशन के जरिए आई हो। जो आपका सवाल ये है कि माइनॉरिटी व्यू क्या कहता है। माइनॉरिटी व्यू में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर गुप्ता एंड देयर वन ऑनरेबल जज, तो दे हैव देयर बेसिक व्यू इज, उनका जो मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि 2 जजेस जो हैं वो डायरेक्टली 7 जजेस को रेफर नहीं कर सकते थे और पहला जो रेफरल ऑर्डर था उसमें चीफ जस्टिस वाज नॉट ए पार्टी, बट देन द सेकंड रेफरल ऑर्डर उसमें जस्टिस रंजन गोगोई वाज द चीफ जस्टिस एंड देयरफॉर दैट वाज अ टेक्निकल ऑब्जेक्शन व्हिच वाज मेड गुड। सूर्यकांत साहब ने कहा भी कि वो वाला जो रेफरल ऑर्डर है वो सही है। दीपांकर गुप्ता, Justice Dipankar had totally taken a view which was the Aziz Basha view. The majority view in that has clearly established that even if an institution comes into existence through a parliamentary legislation, उसके minority character dilute नहीं होता। और उन्होंने फाइनल फैसला उनके नहीं, बट फाइनल फैसला में उन्होंने ये कहा है कि दिस वाज ए प्योरली, देखिए एक बहुत ज़रूरी बात ये समझना, ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में होता है, एंट्री टैक्स, जब कोई रेफरल ऑर्डर होता है तो जो लार्जर बेंच सिर्फ एक इशू को डिसाइड करता है एंड द लार्जर बेंच इन दिस मैटर उसने ये डिसाइड किया है कि अजीज बादशाह वाज ए बैड लॉ एंड दे हैव सेट असाइड दैट जजमेंट। अब उन्होंने ये फर्दर फैसला दिया है, डायरेक्शन दिया है कि एक नॉर्मल 3 जजेस बेंच की बेंच बनेगी और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेरिट्स पे जाएगी और देखेगी कि इस इंस्टीट्यूशन को मुसलमानों ने, सर सैयद ने इसको इस्टेब्लिश किया था, मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें दी, अपना ये दिया, बल्कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बना उस टाइम भी गवर्नमेंट ने शायद यूनिवर्सिटी के लिए 20 या 30 लाख रुपए मांगे थे, तो वो पैसा भी मुसलमानों ने जमा किया, लेकिन उसमें की बात, हाँ, और उसमें नॉन मुस्लिम्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, दरभंगा महाराज और बहुत सारे जो लग कर सकते थे, और उनका पर्पस ये था जैसे आपने कहा राजा महेंद्र प्रताप के, हाँ, राजा मुसलमानों के हाथ में कलम देना, मॉडर्न एजुकेशन देना। And the other thing I just want, because there are other people, the most competent person today is that Wasim Naseem Saab, he will elaborately tell us. लेकिन उसमें जब 1981 का amendment आया, that clearly established that Aligarh Muslim University is a minority institution, and from there on this whole dispute arose, and then Allahabad High Court decided, single judge decided against us, division bench decided against us, we came to Supreme Court in 2006 and finally this judgment. ठीक है, इससे पहले कि हम नसीम अहमद साहब से कोई किसी सवाल का जवाब लें, लेकिन मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं नईमा खातून, जरा उनको सुन लीजिए, फिर हम नसीम साहब से बात करते हैं।
Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts, we will discuss and we'll wait for the next course of action, and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. तो नईमा खातून कह रही हैं कि अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करने के बाद आगे के जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। नसीम साहब, आपके वक्त में जब आप वाइस चांसलर थे, उस वक्त साल 2005 में ऐसा क्या हुआ जब से इस मामले ने एक नया रुख लिया, जो हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर आगे वो मामला चलता चला और उसी को हालांकि अजीज बादशाह वाले केस को ही नज़ीर बना करके वो फैसले आए थे। उससे पहले 1920 से लेकर साल 2005 तक मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के बिना पे नहीं मिल रहा था। आपके वक्त में एक शुरुआत हुई कि आपने मेडिकल के उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया। ये फैसला कैसे और क्यों करना पड़ा और फिर आगे ये सिलसिला कैसे चला? जैसा कि अभी एजाज मकबूल साहब ने बताया कि 1980 में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में जो संशोधन किया गया, उसके रूह से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक जो है अल्पसंख्यक संस्थान है। उन्होंने डेफिनेशन जो पहले थी उसको और एलेबोरेट करते हुए साफ कर दिया। मैं उसको कोट करता हूँ, यूनिवर्सिटी मीन्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by the Muslims of India, which originated as the Mohammedan Anglo-Oriental College and which was subsequently incorporated as the Aligarh Muslim University. इस नई डेफिनेशन से और एक क्लास और जोड़ा गया एक्ट में कि यूनिवर्सिटी के मकासद यानी मकसद उद्देश्य क्या हैं, उसमें ये साफ लिखा गया, टू प्रमोट स्पेशली द कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो 2005 में जब मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था तो ये कहा गया कि ये क्लॉज बिल्कुल साफ तौर से ये स्पष्ट करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक अल्पसंख्यक संस्थान है जिसको मुसलमानों ने कायम किया था। इसको देखते हुए हमने कहा कि इस वक्त जो एजुकेशन हमारी जो एडमिशन पॉलिसी है उसमें इसका जिक्र नहीं आता और ना मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो क्यों ना कुछ सीटों के मुख्तलिफ कोर्सों में कुछ कोर्सेज के बारे में डिसाइड किया गया कि इन कोर्सों में मुसलमानों को किस हद तक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये जो ऑर्डर था जो मेरे ज़माने में जो पारित हुआ, वो बाकायदा सारे ज़ाब्तों को फॉलो करते हुए ये किया गया। बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स से उनकी जो है राय मांगी गई। उसके अलावा भारत सरकार को भी उनसे लिखकर पूछा गया कि इन हालात में हम ये करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? और भारत सरकार से स्पष्ट जवाब आया कि आप जो करना चाहते हैं, यानी कि कुछ कोर्सों में कुछ हद तक मुसलमानों के लिए सीटें जो है रिजर्व करना चाहते हैं, उसको आप कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट नहीं है। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया जो कि चैलेंज हुआ, जैसा कि अभी एजाज मकबूल साहब ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी ने इसके खिलाफ रिट दायर की, वो जीत गए, यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला हुआ और फैसला यही हुआ कि जो 1967 का जजमेंट है अजीज़ बादशाह का, वो अब भी लागू होता है और ये जो डेफिनेशन जो एक्ट में बदली गई वो गलत है। और इस तरह से तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला साफ हुआ कि साल 2005 में जो आपने किया वो पूरे कानून के मुताबिक था, भारत सरकार की मर्जी उसमें शामिल थी, उसके बाद आपने ये सारी चीजें की। अब जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की एक बड़ी बेंच का, जिसमें अजीज बादशाह वाले मामले में, जिसमें अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस कोर्ट ने पलट दिया है, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? देखिए 1967 का जजमेंट था, उसके बाद एक केस में, शायद 2 केसों में ये बात खुलकर आई कि मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने ये कहा कि इस बात की ज़रूरत है कि अजीज़ बादशाह के केस को एक लार्जर बेंच सुनकर इस इशू को हमेशा के लिए सेटल कर दे। तो उसके तहत ही आगे कार्रवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने एक 7 जजों की बेंच बनाई जिसका फैसला कल आ चुका है, जिसमें उन्होंने जो आधार था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का उसको रद्द करते हुए ये होल्ड किया कि अजीज बादशाह का फैसला सही नहीं था और सिर्फ इस वजह से कि यूनिवर्सिटी का क़याम एक सेंट्रल एक्ट के तहत हुआ था, इसलिए
ये नहीं कहा जा सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की कायम करदा अल्पसंख्यक एक इदारा है। और उन्होंने ये भी होल्ड किया और मापदंड तय किए कि किसी भी संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस पाने के लिए क्या क्या शर्तें मंजूर होनी चाहिए, उसकी वजाहत करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला दिया है कि अजीज़ बादशाह का जजमेंट गलत था और अब जो हमने जो मापदंड जो दिए हैं उसके आधार पर एक 3 जज बेंच जो है ये डिसाइड करेगी कि हालात, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उनको नज़र में रखते हुए 3 जज की बेंच ये फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं और इसे मुसलमानों ने कायम किया था या नहीं, और क्या मुसलमान इस्टेब्लिश करने के बाद इसको एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं। ये है सारांश में ये सारा मामला है। और मैं ये समझता हूं कि जो मापदंड कल सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने दिए हैं उनके आधार पर मैं पूरी उम्मीद हूं कि जो 3 जज बेंच बैठेगी वो इस बात को किसी तरह से नकारने में या निगेट करने में सक्षम नहीं होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन सारे मापदंडों को पूरा करती है जो कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जज की बेंच ने होल्ड किया है। ठीक है नसीम साहब। मुदस्सिर हयात साहब, आप ओल्ड बॉयज से आते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं और आप जो हैं पार्टी भी हैं इस पूरे मामले में। तो 57 बरस लग गए एक वर्डिक्ट आने में, ये क्लैरिटी लाने में कि अल्पसंख्यक संस्थान है, ये तो माना जा रहा है, लेकिन अभी उस पर मुहर लगनी बाकी, जो 3 जजों की बेंच लगाएगी। तो आपकी जो लीगल टीम है वो क्या कह रही, कितना और अभी इंतजार होगा जिसके बाद ये आपको पता चलेगा कि भाई ये माइनॉरिटी स्टेटस है इसका? देखिए, वो तो कोर्स ऑफ लॉ अगर उस तरीके से अगर हम देखेंगे इस सबको तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट जज जो है वो शायद 6 महीने रहेंगे CGI। अब वो तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें तो टाइम लगेगा। मगर जो हमें क्लियरिटी चाहिए थी वो क्लियरिटी मिल गई है। वो क्लियरिटी हमें मिल गई है। बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम जो शुरू हुई है वो अजीज़ बादशाह केस से शुरू हुई है 1967 से, और उसमें जो ट्रबल थी वो ट्रबल ख़त्म हो गई। अभी फिलहाल के लिए इतना ये काफ़ी है जो क्लियरिटी चाहिए थी। अभी इस वक्त अगर अजीज़ बादशाह केस ख़त्म हो जाता है तो 1981 का जो पार्लियामेंट से लॉ पास है वो इनफ है कि उसको माइनॉरिटी कैरेक्टर माना जाए। ठीक है। शारिक, जरा सा आप चूंकि संविधान के जानकार भी हैं और लॉ एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, जरा ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को ये माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी कैरेक्टर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, मैं अपनी बात इस बात से शुरू करूंगा कि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आज़ादी के बाद वाइस चांसलर हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और उनके दौर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ जहां पे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद आए थे चीफ गेस्ट की हैसियत से। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो कि बाद में खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। वो बात मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये बात कही थी, इन द ईयर्स टू कम हाउ Muslims in India are to be treated, how India treats its Muslim citizens would be judged by how it treats अलीगढ़। तो ये इसका महत्व है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो आइडेंटिटी है वो एक आम यूनिवर्सिटी की नहीं है, वो एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, और जो इस बात में डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात से ये रिफ्लेक्ट होती है। जहाँ तक आप बात कह रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस और कैरेक्टर, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि माइनॉरिटी स्टेटस एक हो और माइनॉरिटी कैरेक्टर एक हो। माइनॉरिटी जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में ये एक पावर दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, कि वो अपनी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकें, इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें। आपने एक जो सबसे पहला सवाल पूछा था हमारे सीनियर लर्नेड काउंसिल एजाज मकबूल साहब से कि माइनॉरिटी जजमेंट इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन क्या रहा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अजीज़ बादशाह में कहा गया कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश नहीं किया गया और एडमिनिस्टर भी आप नहीं करते हैं, जो कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जिसमें 3rd डिसेंटिंग ओपिनियन जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ना आपने इसको इस्टेब्लिश किया है एज पर अजीज़ बादशाह, ना ही आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं। देयर इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसलिए ये माइनॉरिटी स्टेटस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एक और आगे बात जाती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट अजीज़ बादशाह पे था, अजीज़ बादशाह किस पर था ये देखना सबसे ज़रूरी है।
अजीज बादशाह 1955 का एक एक्ट आया था, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955, जिसको चैलेंज किया कुछ खादिमों ने सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने अपने उस जो गवर्न करने का जो पावर था वो दीवान को दे दिया गया था। कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पहले से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जिस्टेंस से पहले मुगल एम्परर्स के टाइम से वो प्रथा चली आ रही थी, उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया एक्ट से। उसको खादिमों ने चैलेंज किया। खादिमों के इस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट में वो जो चैलेंज किया गया उसमें कहा गया कि आर्टिकल 26 का हमारा वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि 26 COD का कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि आपको ये 26 COD में कहा गया है इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसी रीजनिंग को यहां पर भी ला दिया गया, जिसको कल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रॉपरली डिस्टिंग्विश किया और रूल करने से पहले अपनी रीजनिंग में इस बात को वाजह किया कि दरगाह का जो ये केस है 1963 का, ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, और उसकी जो फाउंडेशन थी उसको पूरी तरह से बुलडोज कर दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि AMU दरअसल राजनीति का शिकार हो गई है। एक अलीगढ़ के जो बीजेपी के सांसद हैं सतीश गौतम, उनकी बात आपको सुनवाओ। उससे पहले जरा अपनी ऑडियंस में से कुछ सवाल ले लेते हैं। आप लोगों के पास कुछ सवाल है भाई, क्या नाम है आपका, जरा बताइए। उबैर तोमर नाम है। फिर से? उबैर तोमर। उबैर तोमर। तोमर, क्या सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि AMU में एडमिशन लेने के लिए उर्दू भाषा आना अनिवार्य है? ये बहुत सारी AMU को लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं भाई। आप ही बता दें मुदस्सिर कि क्या उर्दू लैंग्वेज जानना ज़रूरी है वहाँ एडमिशन के लिए? नहीं, उर्दू लैंग्वेज जानना ज़रूरी नहीं है, वो कंपलसरी एक सब्जेक्ट होता है सबके लिए। हाँ, सबके लिए, या जो पढ़ना बेसिक्स है, उर्दू सबके लिए कंपलसरी है। हाँ, एक बेसिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, कोई मैंडेटरी नहीं है, हाँ, कंपलसरी है। ठीक है। कोई और सवाल? आपका नाम क्या है भाई? फैसल खान। सभी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी डिस्कशन चलता है, इवन हम लोग कई बार उतनी शायद उतनी प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोगों से थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। AMU के लिए कहा जाता है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक लेजिस्लेशन से पास करके इसको बनाया गया, तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस किस लिए चाहिए? ये क्वेश्चन है। और मतलब इसमें ये भी बात है कि सेंट्रल के पैसे से चलती है, सेंटर के कानून से बनी है, तो सेंटर के कानून उस पर लागू क्यों नहीं होते? नसीम साहब आप ही बता दीजिए। ये बात बहुत होती है कि पैसा तो हमारा आ रहा है और लेकिन एक लॉ का एक डॉक्ट्रिन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में अप्रिशिएट किया है कि सेंट्रल एक्ट यानी कि इनकॉर्पोरेशन का एक्ट है, उसको उठाकर देखिए, पर्दा उठाइए और देखिए कि कौन लोग थे जिनकी तहरीक थी कि इस किस्म का अदारा मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए कायम किया जाए, और तब देखा जाएगा कि इसको बनाने की शुरुआत किसने की, किसने जद्दोजहद की, किसने पैसे इकट्ठे किए, किसने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और गवर्नमेंट ने एक्ट बनाने से पहले किससे वार्तालाप किया, किसने भाग दौड़ की, कौन आगे आया, किसने पैसे जमा किए। इसलिए जो सेंट्रल एक्ट का जो कानून है वो तो सिर्फ लीगलाइज कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है एफर्ट्स को, और एक्ट बनाना यूं भी ज़रूरी है कि अख्तियार कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाकर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए है। नसीम साहब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं है। नसीम साहब इसमें एक चीज और जोड़ दिए, इस सवाल में एक चीज और छिपी हुई ये है कि क्या सिर्फ मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन हैं या कुछ और माइनॉरिटीज हैं जिनके और इंस्टीट्यूशंस चलते हैं जिनको सेंट्रल ने मान्यता दे रखी है और सेंटर के पैसे से चल रही हैं? कुछ ऐसी और यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस का नाम मैं सुनता हूं, जामिया हो गई। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए, उसको सेंट्रल एड मिलती है, और नहीं, जहां पर रिजर्वेशन हो माइनॉरिटी का। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ सरकार से एड प्राप्त करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। ठीक है, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इनके सवाल बहुत अच्छा सवाल था। आपको एक बात, इस पूरे जब बहस हो रही थी तो हमारे लर्नेड सोलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब हम लोग के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी किताब एक लॉ, ह्यूमर एंड उर्दू पोइट्री जब रिलीज़ हुई थी तो उसमें आए थे, तो उनके लिए मैंने एक शेर पढ़ा था कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। क्या बात है। तो
ही इनफैक्ट उनका एक आर्गुमेंट था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड ऑब्वियसली इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बिकॉज सेंट्रल एड इज गिवन, उसका एक पूरा बजट है। बहुत बातें लोगों के बीच होती हैं। नहीं मैं जो उस पे मैं आ रहा हूं, हमारे टैक्स का पैसा है, हम ही लोग नहीं पढ़ सकते। नहीं, तो उसमें जो बिल्कुल आर्टिकल 30 का ये मैंडेट है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट उसको एड देती है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, बल्कि दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो उसमें जब वो उसको कोर्ट ने खारिज किया कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकती है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एड से जो पैसा जाता है वो भी आफ्टर ऑल जो मुसलमान हैं या जो माइनॉरिटीज हैं वो भी तो इसी मुल्क में हैं, सबका खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में। शारिक, तो ये जो फैसला आया है ये तो सेंट स्टीफन के लिए, जामिया के लिए, ऐसे इदारों के लिए भी बड़े काम का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि जो रेफरल ऑर्डर था वो ये था कि इंडिसेस क्या हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जज करने के लिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ऐसा हिस्टोरिकल केस आया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी आई ये ले डाउन करने के लिए, स्थापित करने के लिए कि क्या इंडिसेस होंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को साबित करने के लिए। वो उन्होंने कल फैसला दिया। अब ये जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ये क्लेम करता है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर उन इंडिसेस पर खरा उतरता है, जैसे कि चीफ जस्टिस के जजमेंट में ये बात वाजे होती है कि उसके प्रोमोटर और फाउंडर कौन था, उसमें आइडिया क्या था, उसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या था जो उसको बनाया गया, उसमें जो कलेक्टिव विजन था। ये मिस्टर सलमान खुर्शीद सीनियर काउंसिल का ये आर्ग्यूमेंट था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी, ग्रुप ऑफ सोसाइटीज का एक एफर्ट था, कलेक्टिव विजन था इसमें टू शेप अप द होल मूवमेंट, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया अपने जजमेंट में। और जैसा कि अभी हमारे साबिक वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि इसको आप इसको इसी तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटी कैरेक्टर का जो भी अब क्लेमेंट जो भी होगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, उसको ये चीज़ें अगर वो साबित कर देता है तो वो एंटाइटल्ड होगा उसको प्रोटेक्शन पाने के लिए। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में उसको ये प्रोटेक्शन मिलेगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या नाम है, नाम बताओ फिर सवाल। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। सर मेरा सवाल ये है, SC ST OBC के रिजर्वेशन क्यों नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? अच्छा, घूम फिर के मैं इसका मैं आंसर आपको देना ये चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये एग्जेम्पशन मिला हुआ है। सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि SC ST OBC रिजर्वेशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही पढ़ाई में होगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट में होगा। दूसरी एक बात जो आपके पिछले सवाल से मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 50% रिजर्वेशन SC ST को दिया जाता है। तो अब उसमें कहा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में रिजर्वेशन की क्या है, उसका वायलेशन है? नहीं, उसका वायलेशन नहीं है। एक पर्पस के तहत उस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है और उस पर्पस को फ्रक्टिफाई करने के लिए वहां पर यह स्कीम लागू करी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अब उसी वजह से इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1877 में जब ये बना MAO कॉलेज, तो उसका एक पर्पस था। सर ने अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक बात बताई कि उस वक्त क्या हालात थे 1857 के बाद, उसको मद्देनजर रखते हुए इसको यहां तक लाया गया है। इसलिए ये रिजर्वेशन की जो स्कीम है वहां पे लागू नहीं होती है। ठीक है, एक सवाल और ले ले फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नाम बताओ फिर सवाल। अब्दुल कयूम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है? ये हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से आप नसीम साहब आप ही बताइए। नहीं, इस वक्त जिस साल ये मामला शुरू हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट, कभी रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिला धर्म के आधार पर। हाँ, कोई रिजर्वेशन धर्म के आधार पर जो है मुसलमानों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलहाल नहीं है। अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं सतीश गौतम, उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि SC ST और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और हमारी सरकार इस मामले में SC ST और OBC के लिए मजबूती से उनका पक्ष रखेगी और मुसलमान तो अल्पसंख्यक हैं ही नहीं। जरा सुनिए पहले सतीश गौतम को। हमारी सरकार का पक्ष रखा जाएगा पूरी तरह से। SC ST और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और अल्पसंख्यक जब होता है जब 5% कोई होता है। अब तो आज इनकी तादाद इतनी हो गई, अल्पसंख्यक की जरूरत ही नहीं इनको। तो जिस तरह से मेरी मांग रही है, और देखिए ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, वो
जिस तरह से उन्होंने डिसीजन दिया है वो देश के लिए डिसीजन है, सर्वोच्च न्यायालय है जो डिसीजन है, और वो डिसीजन उन्होंने बहुत स्पष्ट करके दिया है कि इसको जो कोई डिसीजन क्लियर नहीं दिया है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त रहेगी, ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी रहेगी। उसमें 3 जजों का एक पैनल बना है, उस पैनल को वो सुनेगा, उसके बाद डिसीजन आएगा। अभी पूर्ण तरह डिसीजन नहीं है ये, मेरा जो मानना है। लेकिन मेरा मानना होता है कि इस देश में SC, ST और OBC बच्चों को आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए। मेरी मांग रही है कि उस देश में उन गरीब के बच्चों को, जो गरीब, और सबसे ज्यादा गरीब कौन है इस देश में, वही तो है, अल्पसंख्यक गरीब नहीं है। अब ये तो इतने पैसे वाले हैं, आप देखिए, जिसका कोई कहना नहीं है। एक बीजेपी के MLC हैं मानवेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि यह फैसला दुखद है। उन्होंने इसके आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों को असंवैधानिक प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाने का काम किया गया इस फैसले के जरिए, और देश के नागरिकों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। भावनाओं की बात भी हो रही है। एजाज मकबूल साहब, आप जरा बताइए कि क्या कोर्ट भावनाओं का भी कोई ख्याल रखता है क्या जब डिसीजन सुना रहा होता है कोई? ये बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच में आप देर आर 4 जजमेंट्स विच हैव बीन डिलीवर्ड। majority judgment by the outgoing Chief Justice Honorable Justice Chandrachud। इसमें भावनाओं से कभी कोई सवाल ही नहीं होता। उन्होंने प्योर लीगल एस्पेक्ट में उन्होंने ये कहा कि 1920 का जो एक्ट था, जिसको अजीज बादशाह ने गलत इंटरप्रेट किया था कि यूनिवर्सिटी सेंट्रल एक्ट के तहत आती है तो वो उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर आर्टिकल 30 में नहीं होता, तो उसको भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। इसको तो प्योर लीगल इशू है। जो मुसलमानों और SC ST अदर बैकवर्ड कास्ट का जो एक गठजोड़, जिसके जरिए कुछ सीटों पर बहुत अच्छी कैलकुलेशन की गई और अच्छे नतीजे भी आए, रावण वाली सीट अगर आपको याद हो तो, दरअसल उसके बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसके पीछे की थ्योरी है, और इसी वजह से MU को काफी राजनीति का निशाना बनाया जाता रहा है। शारिक, ये जो फलसफा है कि भाई हम OBC के लिए सोच रहे हैं, SC ST के लिए सोच रहे हैं, इस बात की काट क्या है वो तमाम लोग जो इस पक्ष में है कि MU को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए? देखिए, अगर सोच ईमानदार है, अगर आपके अंदर विल है, अगर आप SC ST OBC को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, तो 330 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनमें से आप कब SC ST OBC को रिजर्वेशन दे रहे हैं? पहले शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी से शुरुआत आप करना चाह रहे हैं जिसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप शुरुआत यहाँ से करिए। अगर आप उनके वेलफेयर के बारे में बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, मगर आप उससे पहले जो 330 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें भी इसको लागू करिए, और फिर अपनी सरकार को आप प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। आप इसको ला करके 330 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लागू कराइए, उसके बाद फिर और आगे की बात करी जाएगी। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पहले जो है ये चीज़ लागू कर दीजिए। नसीम साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब के वक्त में क्या हुआ था, वो भी कुछ मैंने जब पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उनके ज़माने में भी कुछ दबाव आ रहा था यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप जो मेडिकल की सीट्स हैं वो आप हमें दे दीजिए, और वो ज़रा किस्सा सुनाइए। देखिए, कोई कॉन्क्रीट इस किस्म की करस्पॉन्डेंस या वार्तालाप इस किस्म की जो है सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच में नहीं हुई थी। इशारतन कभी कभी चिट्ठियाँ आती थी, ये बताया जाए कि दाखिले किस तरह से होते हैं और भारत सरकार को कोटा देने में क्या फ़र्क पड़ता है। इस किस्म की इनफॉर्मल बातें आई थी, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटी को ये निर्देश कभी नहीं दिए गए कि आप जो है ऐसा करें। डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, इरफान हबीब और न जाने कितने बड़े नाम। इसके भी आगे अगर बढ़ें तो भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों के सर्वोच्च पदों तक जो लोग पहुंचे, उन्होंने MU जैसे संस्थान से पढ़ाई की है। तो शारिक, इतने बड़े बड़े लोग जहां से निकले हों और उस वक्त वहां पर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं था, तो माइनॉरिटी के स्टेटस के मिलने से क्या फायदा होगा, लोग ये भी समझना चाहते हैं। देखिए, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होता है एक इंस्टीट्यूशन का, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक क्लेम कर रही है। एक कल्चर होता है, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज, आप 1975 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जस्टिस मैथ्यू ने मेजॉरिटी जजमेंट लिखा था, AN रे ने, उसके साथ जस्टिस मैथ्यू और जस्टिस YV चंद्रचूड़ का जजमेंट है। उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ पेरेंट्स की ये इच्छा होती है
वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक ऐसे माहौल में रहें जिसमें कि उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी मिलता रहे, उनके रिलीजन से उनका एक मोरल एजुकेशन भी हासिल होती रहे जो कि उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी से अलाइंड हो। तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से थियोलॉजी की पढ़ाई की जाती है, इस्लामिक स्टडीज़ की पढ़ाई की जाती है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि अरब वर्ल्ड में भी नहीं पढ़ाए जाते, जिनका उस वक्त फैकल्टी भी नहीं थी पुराने वक्त में 60s 70s में, और वहाँ के बच्चे बहुत लार्ज नंबर्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ते थे। तो उस चीज़ को जो एक हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना इसका मकसद है। साथ ही साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जो ब्लेंड कैसे तैयार किया जाए, ये इसको परिपूर्ण करने के लिए माइनॉरिटी कैरेक्टर एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन के लिए। मुदस्सिर, बार बार लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी यूनिवर्सिटी को यानी एएमयू को जो है राजनीति का निशाना बनाया जाता है। बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। एक इल्ज़ाम ये बहुत ज़्यादा लगता है कि ये मुसलमानों की है और यहाँ हिंदू बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, हॉस्टल के अंदर खाने पीने के बड़े मसले आते हैं। तो अगर ये इल्ज़ाम है तो इन इल्ज़ामों के खिलाफ आप लोगों ने क्या काम किया है? देखिए, यह इल्ज़ाम तो सरासर गलत है। आप ही ने शुरुआत में प्रोग्राम में कहा अब आपकी ज़बान पहला में ग्रेजुएट जो थे ईश्वरी चंद थे, पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। आज भी यूनिवर्सिटी के कायम होने से लेके आज भी वहाँ अगर सरोजिनी नायडू हॉल है तो दूसरे हॉल का नाम बेगम हजरत महल है। ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नाम है तो मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर है। आपको मैं किस चीज़ की मिसाल दूं? वहाँ स्टूडेंट जो पढ़ के आए हैं उनसे पूछिए, कभी कोई भेदभाव नहीं होता। आज मेडिकल कॉलेज में मोर देन 50% मुसलमान नहीं है, मोर देन 50% नॉन मुस्लिम्स हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं खुद वहाँ का छात्र रहा हूँ, मोर देन 50% या 50% के आसपास लगभग रहते हैं। बीए वगैरह में मुस्लिम्स हो सकते हैं 60% हों। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिथ है, एक झूठ फैलाई जाती है। ये हंगामा भी खड़ा किया कि सरकार के पैसों से यूनिवर्सिटी चल रही है और वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इस्लामिक शिक्षा कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल किया हुआ है। और जो मुस्लिम बच्चे भी जो अगर पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे और तो फिर उनको हिंदू थियोलॉजी भी तो है वहाँ, इंडियन कल्चर पढ़ाया जाता है। अगर कोई मुस्लिम बच्चा भी ये लिखकर उसके पेरेंट्स दे दें कि हमको मुस्लिम एजुकेशन मुस्लिम थियोलॉजी नहीं पढ़ाना है तो इस पर बंदिश कोई नहीं है, वो फ्री है, वो अपना ना पढ़े उसके जगह वो इंडियन कल्चर यानी एथिक्स का कोर्स ले सकता है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, ज़िंदगी का कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें सियासत नहीं होती? हर जगह सियासत है। एक सरकार जो है लिख कर दे रही है कि हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक जो है अल्पसंख्यक संस्थान है और ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए अपनी कोर्सेज में कुछ आरक्षण कर सकती है। और जब फैसला खिलाफ हुआ तो वही सरकार जिसने पहले परमिशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करती है, उसके बाद एक नई सरकार आ जाती है, वो अपनी उस अपील को वापस ले लेती है। ये है सियासत, ये नहीं होना चाहिए। जो सांसद हैं बीजेपी के अलीगढ़ से कि हमारी सरकार पक्ष रखेगी जो 3 जजों की बेंच होगी, तो सरकार की तरफ से क्या पक्ष होगा? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि जो 1981 का अमेंडमेंट आया, दैट वाज थ्रू अ सेंट्रल पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन था। और जो अभी नसीम साहब ने एक अहम बात बताई सियासत से रिलेटेड कि जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में था तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था यूनिवर्सिटी को, और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट आई डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, तो गवर्नमेंट ने भी अपील दायर की और कहा कि वो फैसला गलत है। बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट टुक ए यू टर्न एंड उसने कहा कि अपनी अपील भी ये की। और जो मैंने आपको तुषार साहब के बारे में बताया कि दे आर्ग्यूड द होल मैटर अगेंस्ट अस दो। मगर एक सबसे ख़राब बात जो मुझे लगती है, सेंट्रल लेजिस्लेशन एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है उसको डिफेंड करे। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट का ये फैसला होता है कि देयर इज़ ए प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। एक जो एक्ट है वो
इंट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस नहीं है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस ना डिक्लेयर करे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये फैसला हुआ कि इसको अपील वापस ले ली गई और यूनिवर्सिटी के खिलाफ खड़े हो गए, तो मेरे ख्याल में उसमें सियासत तो है ही, लेकिन वो लीगल प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में आपने एक बार पिटीशन जो फाइल हुई थी यूनियन की तरफ से थी, यूनियन उस जमाने की सरकार थी, कोई बात नहीं है, बट यू वर डिफेंडिंग अ सेंट्रल लेजिस्लेशन जिसको आपने विड्रॉ किया। ये समझाइए कि जब सियासत हर जगह मौजूद है, एक तरफ से बार बार ओबीसी एससी एसटी की बात हो रही है, तो जो सेकुलर फोर्सेस हैं पॉलिटिक्स वाली, उनके पास कोई जवाब क्यों नहीं होता? वो वहां पर बिल्कुल खामोशी क्यों है? ये बेहतर ये होगा कि जब आप उनके स्पोक्स पर्सन आए तो आप उनसे ये सवाल नहीं, आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मुझे बताया गया, नहीं, तो मैंने ये सवाल आपसे ले लिया है। वो आपकी बात सही है, बट ये बेहतर तभी होगा कि जब आप उनसे ये सवाल करें कि अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि जो दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका स्टेटमेंट आया है और उसने उस पॉलिटिकल पार्टी ने इसको वेलकम भी किया, इस जजमेंट को, मेजॉरिटी ओपिनियन को, बट इसका बेहतर जवाब वही लोग दे सकते हैं जो इसमें डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं। एक फिराक गोरखपुरी के शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ, बहुत ही फेमस शेर है। सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक रोशन चिराग है जो सर सैयद के हाथों रोशन हुआ, जिसके इल्म की रोशनी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर रही है और साल दर साल यूं ही करती रहेगी। जहां से पहले ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद हुए, तो आज के वक्त में प्रोफेसर हिमांशु आचार्य संस्कृत पढ़ाते हैं। शहर के अंधेरे को बस एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से।